इतिहास बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद करता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में जन्मे बाबर मध्य एशिया के एक प्रतापी विजेता तैमूर के वंशज थे। बाबर को अपने पूर्वजों की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल विरासत में मिला था। उनका जीवन विजय, निर्वासन और एक शानदार साम्राज्य की स्थापना की कहानी है। उनका संस्मरण बाबरनामा उनके व्यक्तित्व की एक आकर्षक झलक पेश करता है। बाघों के प्रति बाबर का प्रेम उनकी विरासत का एक मनमोहक पहलू है। उन्होंने भारत में औपचारिक उद्यानों की अवधारणा की शुरुआत की। मध्य एशिया से भारत तक की उनकी यात्रा साहस और महत्वाकांक्षा की कहानी है। उनका जीवन और उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं। बाबर का सफर फरगाना की उपजाऊ घाटी से शुरू हुआ, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। 12 साल की उम्र में उन्हें फरगाना का शासन विरासत में मिला, लेकिन उनके प्रारंभिक वर्ष निरंतर कन्फ्लिक्टों से चिह्नित रहे। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी दावेदारों, महत्वाकांक्षी रिश्तेदारों और शत्रुतापूर्ण उज्बेक जनजातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने साहस के बावजूद बाबर को कई बार फरगाना से खदेड़ दिया गया, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। उनके निर्वासन ने उन्हें विजय और गठबंधन के मार्ग पर अग्रसर किया, अंततः उन्हें भारत के करीब लाया। बाबर की महत्वाकांक्षा ने उन्हें दक्षिण की ओर हिंदू कुश पहाड़ों और काबुल की ओर अग्रसर किया। कई प्रयासों के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। काबुल उनकी शक्ति का आधार बना, भविष्य की विक्ट्रियों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु। अपनी नई राजधानी से बाबर ने भारत की ओर देखा, जिस पर लोदी वंश का शासन था। उन्हें कम ही पता था कि इस नई भूमि में नियति ने उनके लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत अपार धन और सांस्कृतिक स्प्लेंडर का देश था, लेकिन राजनीतिक रूप से खंडित था। कभी पावरशाली दिल्ली सल्तनत अब अपने पूर्व ग्लोरी की छाया मात्र थी। लोदी वंश आंतरिक कलह और विद्रोह से जूझ रहा था। भारत की समृद्धि और अस्थिरता की बात काबुल में बाबर तक पहुंची। उन्हें दौलत खान लोदी और आलम खान से निमंत्रण मिला, जिसमें उन्होंने अपने शक्ति कॉन्फ्लिक्टों में उनकी मदद मांगी। एक सुनहरा अवसर देखकर बाबर ने इंटरवीन करने का फैसला किया। उन्होंने माना कि भारत का खंडित राजनीतिक परिदृश्य अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। 1524 में बाबर ने भारत की ओर अपने 5वें और अंतिम अभियान की शुरुआत की। वह केवल एक महत्वाकांक्षी सरदार नहीं था जो लूट की तलाश में था, बल्कि एक अनुभवी शासक था जिसके पास एक नया राजवंश स्थापित करने की दृष्टि थी। उस संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था जो भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने लोदी वंश के अंत और भारत में मुगल शासन की शुरुआत का प्रतीक किया। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, रणनीति और मारक क्षमता में श्रेष्ठ थी। वह अपने साथ बारूद के हथियार, तोपें और माचिस की तिलक वाली बंदूकें लाया, जो उस समय भारत में अपेक्षाकृत अनजान थीं। पानीपत में बाबर की सैन्य प्रतिभा उनकी स्ट्रैटेजिक प्रतिभा में स्पष्ट थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित करते हुए तुलगमा युक्ति का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी की सेना पारंपरिक युद्ध रणनीति पर निर्भर थी, मुगल सेना पर सीधे चार्ज लगाते हुए। मुगल तोपों और बंदूकों ने व्यापक अराजकता और भ्रम पैदा कर दिया। अंततः इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में गिर गया, जिससे लोदी वंश का अंत हो गया। पानीपत में जीत ने बाबर के लिए दिल्ली और आगरा के द्वार खोल दिए, जिससे मुगल साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में बाबर का शासनकाल अल्पकालिक था। पानीपत में अपनी जीत के ठीक 4 साल बाद 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जिसने सदियों तक भारत की नियति को आकार दिया। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की और फारसी और भारतीय परंपराओं के मिश्रण सुधारों की शुरुआत की। बाबर एक योद्धा, राजा, कवि और प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्होंने भारत में फारसी शैली की बागवानी की शुरुआत की। बाबर की सबसे बड़ी विरासत उनका संस्मरण बाबरनामा था। यह उनके जीवन और भारत पर टिप्पणियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बाबर का प्रभाव गहरा और स्थायी था। उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी,